तो मैं डिस्कस कर रही हूँ लगभग 20 क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो आपके सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए भी ज़रूरी है। इनको समझिए, ना कि सिर्फ टिक टिक करिए। जैसे अगर दो प्रोडक्ट हैं, एक पेप्सी है, एक कोको कोला, आप सबको पता है। अब पेप्सी अगर जो है, पेप्सी ने अपने रेट बढ़ा दिए तो हम उससे क्या देखते हैं कि जो डिमांड कर्व है कोको कोला का वो क्या होगा। हम कोको कोला के मांग वर्क से क्या आशा करते हैं। तो मांग वर्क ये है, सपोज़ कि ये जब यहाँ है, अब ये किधर जाएगा, ये बाईं ओर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा क्योंकि ये सब्सटीट्यूट है, इधर शिफ्ट होगा क्योंकि ये दाईं ओर शिफ्ट होगा क्योंकि ये सब्सटीट्यूट है। ये सिर्फ वहीं पे रहेगा जैसे ये इसी लेवल पे ही है, मतलब जो अगर मांग वर्क है तो यही है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ऑब्वियसली जब इस साइड जाता है राइट साइड तो बढ़ता है। अगर हमारी एक प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाता है तो उसके जितने सब्सटीट्यूट है उनका रेट जो है, उनकी डिमांड है, ऑब्वियसली वो बढ़ जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शिफ्ट टॉवर्ड्स राइट सिंस दीज आर सब्सटीट्यूट्स। चेंजेस को एक बार भूल जाइए, चलिए अब चेंजेस को भूल जाती है, लेकिन जो क्वांटिटी है यदि उसके मूल्यों में परिवर्तनों में अनदेखी करके एक वस्तु की मांगी गई मात्रा अप्रवित रहती है, सपोज वो चेंज ही नहीं होती। हमारी पेप्सी की जो है वो प्राइस बढ़ चुकी है, ठीक है, लेकिन कोको कोला की जो डिमांड है वो सेम है, कोका कोला की डिमांड सेम है, देन द डिमांड कम फॉर द गुड्स विल बी। तो वस्तु के लिए मांग वक्र को होगा, मांग वक्र कैसा होगा, पॉजिटिवली होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, पॉजिटिवली स्लोप होगा या नेगेटिवली स्लोप होगा। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, हमारा कैसा होगा, इस तरीके का होगा या इस तरीके का। तो डिमांड जो है वो टाइम के साथ हमारी सेम ही रहेगी। जब डिमांड है उसने कहा अनचेंज है, तो अनचेंज तो सीधी ही रहेगी, वो कभी होगी नहीं। तो आंसर हो जाएगा वर्टिकल। जो डिमांड कर्व्ड होता है वो वर्टिकल होता है। ऑल ऑफ दीज डिटरमाइंस ऑफ डिमांड, इनमें से सारे जो हैं सिवाय डैश के निम्न सभी मांग के निर्धारक तत्व है। इनमें से सब ये बताते कि डिमांड कैसी होगी सिवाय एक को छोड़ के। रुचि का है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम, क्वांटिटी सप्लाइड या प्राइस रिलेटेड गुड। तो सबसे बड़ी बात है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड से नहीं, मतलब ये क्वांटिटी सप्लाइड से डिमांड कभी भी नहीं होती। जो बनाने वाला है वो तो 100 पीस बना के रख देगा, लाख पीस बना देगा, लेकिन अगर उसकी बिक्री ही नहीं होगी, उसकी डिमांड ही नहीं होगी, तो लाख पीस का क्या करेगा। तो क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है वो डिटरमिनेंट नहीं है, वो ज़रूरी है आपकी डिमांड को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन वो उसका एक निर्धारक तत्व नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, अगर प्राइस है जो पेप्सी के वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, जो रिलेटिवली प्राइस ऑफ कोक से कम हो गए हैं और 7 अप से, तो डिमांड जो है वो कोक की क्या होगी। अब पेप्सी के डिक्रीज़ हुए हैं, पेप्सी के डिक्रीज़ हुए हैं, तो कोक के क्या हो जाएंगे, कोक के ऑब्वियसली जो डिमांड है कोक और 7 अप की क्या है वो घटेगी, क्योंकि जब अगर हमें सेम क्वांटिटी है वो सब्स्टिट्यूट में जो है वो कम रेट में मिल रही है, तो ऑब्वियसली उनकी जो डिमांड है घट जाएगी, तो कोक और 7 अप के लिए मांग घट जाएगी। अब 4 पॉसिबिलिटी आपको दी हुई है, इनमें से ऐसी कौन सी है, 4 संभावनाओं को देखते हुए इनमें से कौन सा उपभोक्ताओं के कुल व्ययों में वृद्धि उत्पन्न करता है। इनमें से ऐसा कौन है जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा खर्च करने लग जाता है। डिमांड, यूनिटरी, इलास्टिक एंड प्राइस फॉल। एक मांग इकाई जो है वो लोचदार है, जैसे ही प्राइस घटती है तो वो ज़्यादा डिमांड करने लग जाता है। डिमांड जो है वो इलास्टिसिटी होती है, चाहे वो प्राइस राइज हो, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। डिमांड इज़ इन इलास्टिक, नहीं। प्राइस, डिमांड जो है मांग जो है बेलोचदार है, मांग उतनी ही रहेगी और जो प्राइस है वो बढ़ गया है। मतलब मैं पहले 5 किलो चावल यूज़ करती थी, आज भी मैं 5 किलो ही यूज़ करूँ, लेकिन मेरा व्यय कब बढ़ेगा, जब मैं उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यदि बिजली की मांग बेलोचदार है, मतलब बिजली हम उतनी ही यूज़ करेंगे चाहे कुछ हो जाए, और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ जाते हैं, बिजली के दाम बढ़ते हैं, तो इनमें से क्या होगा, एक तो हमारा व्यय बढ़ेगा ना हमारा। उसके बाद क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट से घट जाएगा, नहीं।
थोड़े अमाउंट से घटा देंगे। जैसे जहाँ मैं, अगर मेरे प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं, बिजली के दाम बढ़ जाते हैं, तो मैं क्या करूँगी, पंखे कूलर एसी कम चलाना शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो जो मार्क्स है वो बिल्कुल एकदम से नहीं होगा कि मैं बिल्कुल सब कुछ बल्ब भी चलाना बंद कर दूँ। मैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट में उसको यूज़ करना कम करूँगी। ठीक है। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक। जो किसी माल के लिए मांग अधिक लोचदार होने की और उद्धत होगी, मतलब बहुत इलास्टिसिटी होगी, जब वो कौन सी लक्षण दिखाए, मतलब मेरी जो डिमांड है वो बहुत जल्दी जल्दी घटेगी बढ़ेगी। ऐसा किस वजह से घटेगी बढ़ेगी, या तो वो कंज्यूमर की इनकम है उसका बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा हिस्सा है, या उसके बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, या वो इतनी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ है, या कंज्यूमर के पास बहुत कम टाइम है कि वो प्राइस के बारे में सोचे। तो इन सब के जगह ऑप्शन हो जाएगा जब उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट होंगे। तो जैसे पेप्सी कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे सब्सटीट्यूट हैं, तो पेप्सी के ज़रा सा रेट बढ़ते ही कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, पेप्सी के रेट घटते ही कोक की डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब बहुत लक्षण तभी दिखेगा जब उसके बहुत ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे मार्केट में। ठीक है। सपोज़ करो एक कंज्यूमर की जो इनकम है वो 30,000 से 36,000 होगी। इसकी वजह से क्या हो गया, उसने क्या करा, सीडीज़ खरीदना शुरू कर दिया। ज़्यादा 25 खरीदता था, अब 30 खरीदने लगा। तो कौन सी कंज्यूमर की डिमांड है जो आर्क इलास्टिसिटी मेथड, 4 लोच की प्रक्रिया से कैसे करेंगे हम लोग। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। इसका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। मांग इलास्टिसिटी का मतलब कितना है, अब वो फॉर्मूला तो मुझे नहीं पता है अभी, तो मैंने भी ये नोट्स कहीं से लिए ही हैं। तो आंसर है इसका 1। मैं अभी आपको देखकर बता दूंगी इसका आंसर, वेट करिए 2 सेकेंड। हाँ, तो सॉरी, मैं इसका फॉर्मूला भूल गई थी, एक्चुअली एग्जैक्ट याद नहीं था। तो सिंपल सी बात यह है, जितना अमाउंट में आपका चेंजेस हो और जितना आपकी डिमांड में चेंज हो। तो डिमांड में चेंज हुआ है हमारा 5, और अमाउंट में कितना चेंज हुआ है, हमारे 6,000 रुपये हमारे पास बढ़ गए हैं। मल्टीप्लाई में वो आता है इन दोनों जो आपकी प्राइस है उनके डिवाइडेड बाय, उनका सम करेंगे तो 30 + 36 हो जाएगा आपका 66,000 डिवाइडेड बाय 2, और उसके अपॉन में आएगा आपका इन दोनों का एडिशन, जो डिमांड बढ़ी है तो वो हो जाएगा 55/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ अगर आपको नहीं क्लियर है। तो 6,000 से 66,000 हमारा हो जाएगा 11 पे कट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, यानी 5 हमारा क्या बच गया, 5 × 11 अपॉन 55। तो 55 से 55 कट जाएगा, इसीलिए यहाँ इसका आंसर आया था 1। ठीक है, तो एक बार दोबारा लिख देती हूँ मैं आपको। सिंपल 5 बाय हमारा 6,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इन दोनों का प्लस करके उसका हाफ, तो सीधा मैं इसको 33,000 लिख दूँ, और उसको इन दोनों का प्लस करके उसका हाफ, तो वो हो जाएगा 27/27.5। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो और लग जाएगी ऊपर, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल। 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6 5 30, 6 5 30, और फिर दोबारा से 6 5 30। अब ये 55 × 5 जो है वो 275 ही होता है, तो इसको ऊपर से कट करेंगे या फिर इसको डायरेक्टली ऐसे कर दो, ये 55 पे जाएगा, 55 से 55 कट कर दो तो 1.0 इसका आंसर आ जाएगा। ये होता है हमारा आर्क इलास्टिसिटी मेथड। ओके, टोटल यूनिट इज़ मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम कब होती है, मतलब हमारी उपयोगिता अधिकतम तब होती है, जब हम उपयोगिता सबसे ज़्यादा कब होती है हमारी, वो होती है जब मार्जिन यूटिलिटी ज़ीरो होती है, मार्जिन यूटिलिटी हाईएस्ट होती है, या मार्जिन यूटिलिटी इज़ नेगेटिव होती है। मार्जिन यूटिलिटी है वो ज़ीरो, मतलब बिल्कुल शून्य पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी जो है मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम यूज़ होती है। ठीक है, विच वन इज़ नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इन डिफरेंट कर्व। निम्नलिखित में से कौन सी उदासीन वक्रों की समीक्षा पर आधारित मांग के सिद्धांत की एक मान्यता नहीं है। मतलब वक्रों की समीक्षा पर, जैसे मांग के जो सिद्धांत होते हैं, डिमांड के जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड है, वो इनमें से कौन सी अजम्पशन पर बेस नहीं है। गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस, दो वस्तु के विभिन्न संयोजन निर्दिष्ट बना, तो इसका आंसर आ जाएगा कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि जो मुद्रा है वो हमारी
एक पर्टिकुलर तरीके से ही यूज़ हो रही हो। कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है एक पॉइंट पर, जहाँ पर बजट लाइन जो उपभोक्ता ऐसे बिंदु पर साम्य होता है जहाँ पर उसकी बजट रेखा क्या हो जाती है, जब उसकी इस टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस का एक उदासीन वक्र की स्पर्शी होती है। मतलब कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, वो उदासीन हो चुकी है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो उसकी जो कंज्यूमर है वो भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही चलेगा, ना कम ना ज़्यादा ना कुछ वो डिमांड करेगा ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। निम्न में से कौन सी बात उदासीन वक्र का एक लक्षण है कि यह उद्गम के प्रति उत्तल होता है, यह उद्गम के प्रति उत्तल होता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। द सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू, जो सप्लाई है गुड की वो कहाँ किसके संदर्भ में आपूर्ति, एक वस्तु की आपूर्ति से बोध होता है। सप्लाई की गुड की कैसे पता चलेगा, जब अमाउंट ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर सेलर ऑफ पर्टिकुलर, किससे पता चलता है, हम उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक निश्चित समय पर हम कितना गुड्स बेचने के लिए ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज़ द रिजल्ट ऑफ, आपूर्ति में कमी किसका परिणाम है, आपूर्ति में कमी जो है वो किसका परिणाम है, वो है आपका डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, किसका परिणाम है। अगर कॉन्ट्रैक्शन है, आपूर्ति में कमी किसकी वजह से हो जाती है, जब जो उसकी जो मूल्य है वो डिक्रीज हो गई है और डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, क्वांटिटी परचेज जो आय में परिवर्तन की अनदेखी करके खरीदी जाने वाली मात्रा यथावत बनी रहेगी। सपोज़ हम ये देखें ना कि हमारी जो आय है उसमें क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, तो जो हमारी मांग है वो एज इट इज़ रहेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इसको किस तरीके से जाना जाता है, इसको जाना जाता है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की शून्य आय लोच, क्योंकि आय जो है वो शून्य है और मांग जो है हमारी एज इट इज़ है। ठीक है, एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे भी इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंज्यूमर क्या करता है, अच्छे वाले सामानों की तरफ जाने लग जाता है और कॉन्स्टिक्वेंटली क्या करता है, डिमांड करता है जो महंगे गुड्स हैं या अच्छे गुड्स जिन्हें हम जल्दी बोलते हैं। घटिया माल के लिए मांग गिरेगी, तो ऑब्वियसली जो घटिया माल है वो उसकी मांग गिर जाएगी, श्रेष्ठ माल की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो मांग की जो हमारी है, मांग की शून्य इसका आंसर गलत दिया हुआ है आंसर की में, तो इसका आंसर आना चाहिए, देखिए जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोक्ता श्रेष्ठ माल की तरफ जाएगा, फलस्वरूप क्या होगा, घटिया माल के लिए मांग गिरेगी। इसका मतलब क्या है, मांग की जो इनकम इलास्टिसिटी है जो वो ऑब्वियसली वो तो बढ़ेगा ही ना, तो इसके अंदर क्या आएगा, अच्छा इसकी आएगा ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, मतलब डिमांड जो है वो तो हमारी एज इट इज़ रहेगी, लेकिन हमने जो सप्लायर है गुड्स ही चेंज कर दिया, मतलब कंपनी ब्रांड चेंज कर दिया हमारी इनकम की वजह से, तो वो इलास्टिसिटी तो सेम रहेगी ना, मतलब ऑब्वियसली हमारी जो डिमांड है वो सेम है। अब लग्जरी गुड्स हैं जो बहुत महंगे विलासिता माल जैसे जेवरात और फैंसी सामान होंगे, अगर उनकी जो वो बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा, मांग की शून्य लोच, वो भी यही बात होगी कि हमारी जो है मांग में कभी भी वृद्धि नहीं आएगी, जैसे जैसे इनकम होगी हम खरीद लेंगे। अब बजट लाइन है, कस्टमर की किसी उपभोक्ता की बजट रेखा के नीचे का एक बिंदु, क्या मतलब है, उसका मतलब ये करता है कि माल एक संयोजन की अभिव्यक्ति करता है जो उपभोक्ता की आय को अपेक्षा कम लागत का हो। रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ऐसे गुड्स के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसकी कॉस्ट तो कम है कंज्यूमर की इनकम से। ठीक है, चिकन और फिश सब्सटीट्यूट्स हैं, अगर प्राइस है जो चिकन का राइज होगा तो डिमांड जो फिश की है वो क्या होगी, वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी फ़िश की डिमांड, और डिमांड कर्व है जो वो फ़िश का क्या करेगा, राइट की तरफ बढ़ेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था ही। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ,
मेरे को जहाँ से पीडीएफ्स मिलती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ वो आप सबको अलग अलग चैनल्स पे ना ले जाके खुद ही उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इनको सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे सिर्फ आंसर कर लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेंस में जो है वो 70% तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही आता है, 30% जो है उसमें जीके जीएस और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इनको बहुत डीप में ना पढ़ के सिंपल इस तरीके से भी पढ़ लेंगे तो आई थिंक आप स्कोर कर पाएंगे, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो भी पढ़ पाएंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।